नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया भाग। विकसित भारत के लिए जनजातीय नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए आयोजन। मिशन बिहार पर अमित शाह। पटना में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लिया हिस्सा। सारण जिले के तरैया की चुनावी जनसभा में जंगल राज पर किया वार। कहा 14 नवंबर को चौथी महादिवाली मनाने का मिलेगा मौका। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट। हर्ष सांघवी बने उप मुख्यमंत्री। 20 से अधिक विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी मंत्रिमंडल में शामिल। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सल प्रभाव से मुक्ति की राह पर अबूझ माड़ का अधिकांश हिस्सा। नासिक में पहली बार तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL नासिक को बताया भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला मजबूत पिलर। कहा रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक। और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम। रेलवे चलाएगा लगभग 228 पूजा स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार के विधानसभा चुनाव की, जहां चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छपरा के तरैया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में NDA की बहुमत की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में NDA ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और अमित शाह ने कहा कि इस साल NDA महादिवाली मनाएगा। इस बार महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली GST के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में GST का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली
सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ जब 14 नवंबर को यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मना। और इससे पहले अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। और इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने पूरी तरह से कमर कस ली है और प्रचार अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए विपक्षी महागठबंधन पर करारा वार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार को पीएम मोदी से और पीएम मोदी को बिहार से बहुत प्यार है। पूरे बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश का जादू चल रहा है। बिहार एनडीए के साथ है। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और बिहार में पहले चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और नीतीश सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए लोगों से समर्थन करने की अपील की। बिहार में जहां पटना हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर अनेक योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में चल रही गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई और विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे और अभी सीटों का बंटवारा हो रहा है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती। सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। आप लोगों में असली विवाद, हम लोगों में कोई विवाद नहीं। और बिहार चुनाव में आरजेडी के नेता और भोजपुरी के गायक खेसारी लाल यादव ने भी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि छपरा का विकास उनकी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जैसे मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, वैसे ही छपरा के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। आरजेडी नेता ने कहा कि वे किसी का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। छपरा की जहां तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार, क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। और इन सब के बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य आयुक्तों ने एजेंसियों को चुनाव के दौरान सक्रिय और समय रहते कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। बैठक का उद्देश्य चुनावों के दौरान नकदी और अन्य प्रलोभनों के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने की विस्तृत रणनीति बनाना था। सीबीआई, ईडी, डीआरआई, आईटी, पुलिस, बीएसएफ, आरबीआई और अन्य विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हुए। एजेंसियों ने चुनाव आयोग को अपने अनुभव, तैयारियों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी। आयोग ने सभी एजेंसियों से आपसी सहयोग और सूचना साझा करने पर जोर दिया।
बैठक में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही आयोग ने एजेंसियों को बिहार की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और तस्करी की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। आयोग ने इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के निर्देश दिए ताकि बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। और बिहार के बाद अब बात गुजरात की, जहां भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने आज शपथ ले ली। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गठित इस नई कैबिनेट में 20 से अधिक विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लिए हैं। नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला है। बीजेपी ने इस फेरबदल के जरिए युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व का संतुलन साधने की कोशिश की है। साथ ही जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। हर्ष भाई सांघवी ने सबसे पहले शपथ ली। उन्हें गुजरात सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं जीतू भाई वाघानी, नरेश भाई पटेल, डॉक्टर प्रद्युम्न भाई वाजा, रमन भाई सोलंकी और अर्जुन भाई मोढवाडिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इनके अलावा ईश्वर सिंह पटेल, प्रफुल्ल भाई पंसेरिया और मनीषा बेन वकील ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण की। इन सब के अलावा कांति भाई अमृतिया, रमेश भाई कटारा, दर्शना बेन वाघेला, कौशिक भाई विकारिया, संजय सिंह महीडा, स्वरूप जी ठाकुर, रिवाबा जाडेजा, पूनम चंद बरंडा, प्रवीण भाई माली, जयराम भाई गामित, त्रिकम भाई छांगा और कमलेश भाई पटेल ने भी शपथ ली। करीब 7,000 लोगों की मौजूदगी में हुआ यह समारोह गुजरात की राजनीति में नई दिशा और नई ऊर्जा का प्रतीक बन गया है। और अब खबर हरियाणा से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को आज 1 साल पूरे हो गए। इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए तिगुनी गति से काम हो रहा है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से। आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय कार्य विभाग श्री विभू नायर जी, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए जनजातीय भाइयों और बहनों, देवी और स्वजनों, आज आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आयोजित इस नेशनल कॉन्क्लेव में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये कार्यक्रम प्रशासन को सही अर्थों में सहभागी, समावेशी और लोगों की भागीदारी पर आधारित बनाने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी राज्यों, जिलों, मास्टर ट्रेनर्स, आदि सहयोगियों को और आदि साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबने जनजातीय भाई बहनों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनके विकास के लिए जो प्रयास किए हैं असराहनीय है। इस अवसर पर मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, उनकी पूरी टीम और अन्य मिनिस्ट्रीज की भी मैं सराहना करती हूँ, जिन्होंने ये आदि कर्मयोगी कार्यक्रम में अत्यंत सराहनीय काम किए हैं और आज ही उनको पुरस्कृत भी किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान इस परिवर्तनकारी सोच के साथ शुरू किया गया है कि प्रत्येक आदिवासी गांव आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बने। इस अभियान के माध्यम से
ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विकास की यात्रा में आदिवासी समुदाय की भी भागीदारी हो और विकास का लाभ भी सभी आदिवासी क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचे। मैं यहाँ आदिवासियों के चरित्र के बारे में मैं कहना चाहूँगी। आदिवासी जो सदियों से इस भारत में रहते हैं, लेकिन आदिवासी का चरित्र ऐसे है, आज हम देश आज़ादी के 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आदिवासी अभी तक उसी जगह पे है जहाँ आदिम काल में थे, क्योंकि आदिवासी अपने स्वाभिमान से जीते हैं। आदिवासी कभी किसी को मांगते नहीं, अपने अंदर ही वो उनके ज़रूरत क्या है वो खोजते हैं और जानते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और वोट देते हैं, लेकिन मांगना कभी सीखे नहीं। उनके गांव में रास्ता है कि नहीं, बिजली आया कि नहीं, जो भी सुविधाएं सरकारी द्वारा हो रहा है खुद सरकार दे रहे हैं उनके द्वार जाके तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी वो भी ठीक है। इसीलिए आज हम उनके लिए स्वतंत्रता से सोचने को पड़ता है गवर्नमेंट को कि उनके लिए भी हम लोगों को सोचना है और उनको सिखाना है सोचने के लिए, खुद के लिए। आज बहुत सारे आदिवासी भाई बहन IAS IPS तो बन गए हैं। ये केवल गिने चुने हैं, बाकी ट्राइबल भाई बहन वहीं पे ही रहते हैं, खुद से अपने जीविका अर्जन करते हैं, खुद से खाते पीते हैं, लेकिन मांगते नहीं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं देते हैं, लेकिन किसी के पास पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं। आज गवर्नमेंट उनको आवास योजना के लिए तहत उनके लिए भी व्यवस्था किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आते हैं, मीटिंग आते हैं, उनके नाम इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन बार बार वो कट जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट आज स्वतंत्रता से स्पेशली उनके लिए सोच रहे हैं। उनका घर होना चाहिए, उनके बच्चे स्कूल जाना चाहिए, उनके गांव पे रास्ता होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। स्वतंत्रता से हमको सोचना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, कुछ बोलना सीखे, खुद के लिए, खुद के समाज के लिए कुछ करना सीखे। हम लोगों को सहयोग करना होगा और उनको भी शामिल करना होगा इसी कर्मों में, और उसको सिखाना होगा कि हर रोज उनके लिए सोचना गवर्नमेंट का ही काम केवल नहीं है, खुद का भी काम है कि खुद के लिए सीखना और समाज के लिए सीखना चाहिए। आज इसीलिए गवर्नमेंट ने ये आदि कर्मयोगी योजना शुरुआत किए हैं। मुझे लगता है इसी से आज जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तो देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनका भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आज 10 से 15 करोड़ आदिवासी जो पिछड़े हो गए उनको भी साथ में लेना चाहिए, और केवल साथ में लेना चाहिए नहीं, उनको भी सिखाना चाहिए, वो भी खुद आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ किया गया है। आदि सेवा पर्व में ट्राइबल विलेज विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जनजातीय समाज के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आज जो ट्राइबल एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया है वो हमारे जनजातीय भाई बहनों के विकास और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मुझे भी देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदाय के भाई बहनों से उनके अनेक अवसरों पर संवाद करने का अवसर मिला है। आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वे राष्ट्रपति भवन में आए
और उन्होंने अपने विचार साझा किए। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। मैंने उन प्रतिनिधियों से भी जो कहा वो मैं आज आपसे भी कहना चाहती हूँ। आज यहाँ देश भर से अधिकारी आए हुए हैं जो अभियान को और योजनाओं का लागू करेंगे और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आप सब संकल्प लें कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य पूरा करना है और सभी जनजातीय भाई बहनों को साथ लेकर उनके विकास के लिए अथक परिश्रम करना है। आज आप सब ने इस नेशनल कॉन्क्लेव में भाग लिया है। मुझे विश्वास है कि आज के इस कॉन्क्लेव में आपको दूसरे राज्यों से और अधिकारियों से कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने अथवा अपनी समस्याओं का समाधान करने की तरीका भी समझ में आए होंगे। आप सब ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा किए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर नई ऊर्जा और नवीन सोच के साथ कार्य करेंगे तथा एक दूसरे से संपर्क भी बनाए रखेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत एक जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय परंपराएं हमें याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही होनी चाहिए। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी कौशल और शासन व्यवस्था में समान भागीदारी के अवसर भी प्रदान करना है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं का तेजी से विस्तार किया है। सड़क, बिजली, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों की पहुंच बढ़ाई गई है। शिक्षा के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रवृत्ति कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं से पारंपरिक कारीगरी, हस्तशिल्पी और उद्यमिता को नई दिशा मिली है। इन प्रयासों से न केवल आजीविका के साधन बढ़े हैं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। देवियों और स्वजनों, आदि कर्मयोगी अभियान के द्वारा ग्राम सभाओं और समुदायों के नेतृत्व वाली संस्थाओं को सशक्त बनाने से जन भागीदारी की भावना को मजबूती मिली है। इस अभियान में हमारी आदिवासी समुदाय के ज्ञान और प्रकृति के प्रति प्रेम का सम्मान भी निहित है। देश भर में आदि सेवा केंद्र की स्थापना स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केंद्र सिंगल विंडो फैसिलिटी सेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रगति के साथ साथ जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आदि संस्कृति जैसे पहल ये दिखाती है कि सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक प्रगति दोनों ही विकास के पूरक स्तंभ है। जनजातीय विरासत को डिजिटल टेक्निक से जोड़कर पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित भी रखा जा सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि यहाँ 1500 से ज़्यादा जनजातीय ग्रुप से उनका भाषा, उनका रहन सहन, उनका संस्कृति, उनका बोलचाल अलग अलग है। इसीलिए उनके भाषा, संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा है। उनको
संरक्षित करके रखना, उनको भाषा संस्कृति को बचा के रखना हम सबका, देश का काम है। इसीलिए अभी का ये डिजिटल युग में उसी चीज को आसानी से हम संरक्षित कर सकते हैं और उनके संस्कृति को बचा सकते हैं। देवी और स्वजनों, आज का कॉन्क्लेव ये दर्शाता है कि जनजातीय समाज की सार्थक भागीदारी से राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया जा सकता है तथा योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आदि कर्मयोगी अभियान एवं पीएम जनमन, धरती व जन भागीदारी अभियान और धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे सभी अभियानों के माध्यम से जनजातीय समाज का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। हम विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमें ये याद रखना है कि देश और समाज की वास्तविक प्रगति समाज के सभी वर्गों के विकास में निहित है। सामूहिक विकास, सर्वांगीण विकास करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष के केवल फेस और हाथ को सुंदर दिखाने से नहीं होगा, सभी अंगों को, राष्ट्र पुरुष का सभी अंगों को ध्यान देना होगा, तो वो एक सुस्त भारत, सुस्त राष्ट्र पुरुष कहलाएंगे। हम विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में हमको और बेहतरीन तरीके से काम करना होगा और निर्धारित इसको अपने नियति स्वयं निर्धारित करने के लिए सशक्त भी होना होगा और उनको सिखाना भी होगा। अंत में आदि कर्मयोगी अभियान और इस कॉन्क्लेव के आयोजन के से जुड़े सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ, आशा करती हूँ। ये आदि कर्मयोगी योजना और जो भी इसके तहत 3-4 बिंदु को लिया गया है, मुझे लगता है हम लोगों का जो सपना है, प्रयास है और जरूर फलीभूत होगा और पीछे रह गए जो जनजातीय समाज मुख्यधारा में शामिल होंगे और देश के विकास में और भी सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीधा प्रसारण आप दिल्ली के विज्ञान भवन से देख रहे थे, जहां आदि कर्मयोगी अभियान पर सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया भारत के दौरे पर हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की अपनी समकक्ष नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया का स्वागत कर प्रसन्नता हुई। हमारी चर्चा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास, सहयोग और मछुआरों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई। करीबी पड़ोसियों के रूप में हमारा सहयोग दोनों देशों की जनता और साझा क्षेत्र की समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब खबर झारखंड से, जहां 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू के प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। और अब आज की एक और बड़ी खबर, केंद्र की मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के पूरा होने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज कुल 210 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े और इनामी कमांडर भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने AK-47 और इंसास जैसे
153 अत्याधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। गृह मंत्री बार बार दोहराते रहे हैं कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसी प्रण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी पुनर्वास नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों के अंतर्गत नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जा रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह दिन केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो भटके हुए हमारे अपने बीच के लोग थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थी, जो भटक गए थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे 210 टॉप से लेकर नीचे तक अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन 210 नक्सलियों के आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम ने कहा कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा था कि वे बस्तर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब एहसास हो गया है कि वे लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, उन्हें वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। अगली खबर, नई दिल्ली में एसोचैम ने वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधार 2.0 गतिशीलता का भविष्य विषय पर वर्चुअल मोड के जरिए संबोधित किया। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार हो रहा है। The Indian economy is growing. It is only because of the people like you who contributes our country, particularly in the development in the economic area, because of your initiative. The dream of our Prime Minister to make Indian economy of $5 trillion and the third largest economy in the world. This is to be the target given by the Prime Minister to all of us. The Atmanirbhar Bharat, Vikasit Bharat is the mission. और नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम न केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र में बल्कि कृषि में भी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान का उपयोग करें, जो बेहद महत्वपूर्ण है। In Atmanirbhar Bharat mission, the role of industry is very important. In our GDP growth, particularly 22 to 24% contributes from manufacturing sector, 52 to 54% from the service sector, and 12 to 14% from the agriculture and allied sector. This is the time for us that we need to use the best technology, innovation and research in not only in industry and service sector, but at the same time the agriculture, which is equally important. I am really happy that today in our particular economy, our mission is to increase our export and reduce our import. तो नई दिल्ली में एसोचैम का वार्षिक सम्मेलन और इस 105वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस सम्मेलन का विषय आर्थिक सुधार 2.0 भविष्य के लिए तैयार भारत रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आर्थिक सुधार 2.0 भारत का वैश्विक प्रभाव इस विषय पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत नए उत्साह से आगे बढ़ रहा है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हम सभी को इसे मिशन के रूप में लेना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें कर्तव्य भावना से पूरे देश को जोड़ना है। संगठित रूप में हम सभी 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहे हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता है। Accepted that we are going to become a developed nation by 2047. And there is absolutely no power on earth that will stop us from achieving this status. ASSOCHAM clearly is an important organization in this journey. The ideas we receive from ASSOCHAM, the engagement that we are able to do with our startups, our MSME sector, our business and trade ideas that we receive from ASSOCHAM and its teams, the feedback that we get from all of you through ASSOCHAM. और अब अगली खबर। राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष के हरिओम वाल्मीकि के घर जाने को उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की सेलेक्टिव अप्रोच करार दिया। जो रायबरेली में एक घटना घटित हुई, उसके लिए वो फतेहपुर जाने वाले थे। परिवार के लोगों ने ये समझाने की कोशिश की राहुल गांधी जी को कि आप यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे मिलना नहीं चाहते। फिर भी वो अपने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्ती गए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये सोच है और वो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। और अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी से सवाल भी किया कि जब पश्चिम बंगाल में सांसद खगेन मुर्मू पर हमला हुआ और जब कर्नाटक में दलित पर हमला हुआ तो राहुल गांधी ने वहां जाना क्यों नहीं चुना। मैं राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक हमारे खगेन मुर्मू जो आदिवासी समाज के एमपी बंगाल से आते हैं, लोकसभा में ही बैठते हैं आपके साथ, उनको वहां के गुंडों ने, बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने लहू लुहान कर दिया। एमपी को, सिटिंग एमपी को, आप वहां क्यों नहीं गए? कर्नाटक में दलित समाज पे अत्याचार हुआ, आप वहां क्यों नहीं गए? और अब बात भारतीय रेलवे की तैयारी की। शनिवार से त्योहारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 228 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये अस्थायी सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें विशेष सेवाएं प्रदान करेंगी। इस पहल का उद्देश्य अवकाश और त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता और सुविधा प्रदान करना है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार एवं सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन भारत यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। और अब बात जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी सुधारों का साफ असर न सिर्फ ग्राहकों बल्कि बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी अखबार की खबर को साझा किया है,
जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के हवाले से लिखा गया है कि जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन की मांग के चलते सितंबर में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर में यात्री वाहन डिस्पैच 4% बढ़कर 3,72,458 यूनिट पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 3,56,752 यूनिट था। दोपहिया वाहनों की बिक्री 7% बढ़कर 21,60,889 यूनिट रही, जबकि पिछले वर्ष सितंबर में ये 20,25,993 यूनिट था। वहीं तिपहिया वाहनों के डिस्पैच में भी 5.5% की वृद्धि हुई और यह 84,077 यूनिट पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 79,683 यूनिट पर था। और जीएसटी में कटौती के चलते टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों की बिक्री में भी जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी अखबार की खबर को साझा किया, जिसमें अलग अलग कंपनियों के आंकड़ों में दिखाया गया है कि 22 सितंबर को जीएसटी लागू होने के बाद से घरेलू उपकरणों की बिक्री में 40 से लेकर 45% तक की वृद्धि हुई है। कंपनियों के अनुसार प्रीमियम उत्पादों की मांग सबसे अधिक रही है और धनतेरस, दिवाली, सप्ताहांत में बिक्री में और उछाल की उम्मीद है। हायर इंडिया के अध्यक्ष NS सतीश ने कहा कि मेट्रो शहरों में जबरदस्त बिक्री हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग में तेजी आ रही है। LED टीवी, AC, वॉशिंग मशीन और फ्रिज की बिक्री में मुख्य रूप से बढ़ोतरी देखी जा रही है। गोदरेज ने भी बताया है कि इस त्योहारी सीजन में बिक्री में 40% से भी अधिक वृद्धि की संभावना है। और इन सब के अलावा भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों में कटौती का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी न्यूज़ चैनल की खबर को साझा किया है। इसमें इस सेक्टर के विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया के आधार पर बताया है कि त्योहारों से पहले भारत के आवास बाजार में नई रौनक देखी जा रही है। सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और ईंट पर जीएसटी दरों में हालिया कटौती से निर्माण लागत घटने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से मध्यम और किफायती आवास परियोजनाओं के डेवलपर्स को राहत मिली है। नवरात्रि से दीपावली तक पारंपरिक रूप से घर खरीदारी का समय माना जाता है। इस बार जीएसटी में कटौती और त्योहारी मांग दोनों के चलते इस खरीदारी में तेजी आई है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि कम निर्माण लागत के चलते विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में खरीदार अधिक आत्मविश्वास के साथ घर खरीदने का फैसला ले रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन से अलीगढ़ जिले के उद्यमी बहुत खुश हैं। उद्यमियों का कहना है कि इससे उद्यमियों, कारोबारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिली है। अभी जो जीएसटी की दरों को घटाया है उससे निश्चित रूप से एमएसएमई हमारी लाभान्वित होगी, क्योंकि एमएसएमई हमारी छोटे छोटे उत्पादों से जुड़ी हुई है और छोटे उत्पादों की दरें कम होने से उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। एमएसएमई द्वारा, सरकार द्वारा जो जीएसटी के अंदर 28% से लेकर 18% और किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सरकार ने 5% तक का रिडक्शन ला करके दे दिया है, उससे हम छोटे व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं हम लोग। जीएसटी कम होने से सिर्फ हमें ही नहीं, जो व्यापारी हमसे जुड़ के काम करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल, उनको भी थोड़ा सा दरों में फ़ायदा हुआ, तो उससे हमारे लिए भी रेट सस्ते हुए। पहले हमारा ये जो इसमें 12% की जीएसटी थी, सरकार ने इसमें बहुत अद्वितीय पहल करके 5% लाई है। उससे जो एंड यूज़र हैं उनको बहुत राहत मिली है। 7% का एक सीधा बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मार्केट में काफ़ी वो उछाल है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों में खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां संसद के आसपास का इलाका हिंसक झड़प में बदल गया। अब जुलाई फाइटर्स ने जुलाई राष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले रैली निकालने की कोशिश करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ंत की। प्रदर्शनकारियों में 2024 की जुलाई क्रांति में घायल लोग और शहीदों के परिवार भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी संसद परिसर के पास मणिक मिया एवेन्यू पर धरना देने के लिए पहुंचे।
उनकी मांग थी कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें जुलाई घायल नायक के रूप में आधिकारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। इस बीच सुरक्षा बलों ने संसद में प्रवेश रोकने के लिए बैटन चार्ज किया और 3 राउंड साउंड ग्रेनेड दागे। इसका जवाब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को तोड़फोड़ और अस्थायी स्वागत क्षेत्र में आग लगाकर दिया। सैन्य, आरएबी, बीजीबी, स्वाट और पुलिस को तुरंत तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों का एक हिस्सा रापा प्लाजा, धानमोंडी 27 के पास सड़क जाम करने के लिए फिर इकट्ठा हुआ, जिससे इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम हुआ। यह घटनाक्रम जुलाई नेशनल चार्टर के हस्ताक्षर समारोह से कुछ घंटे पहले हुआ, जिसमें चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस की उपस्थिति तय थी। गौरतलब है कि जुलाई फाइटर्स 2024 की जुलाई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले छात्रों और नागरिकों को कहा जाता है। हालांकि अंतरिम सरकार ने घायल और शहीदों के परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा और भत्तों की गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक ये विवादों में ही फंसी हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस के कलमीकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा पहुंचे हैं। एलिस्टा में 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इन अवशेषों को भारत वापस लाने के लिए मनोज सिन्हा एलिस्टा पहुंचे हैं। इससे पहले 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन अवशेषों को लेकर कलमीकिया पहुंचा था। पिछले 5 दिनों में लाखों श्रद्धालु इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग घंटों इंतजार के बावजूद दर्शन के लिए उत्साहित और श्रद्धा भाव से भरे नजर आ रहे हैं। तो भारत सरकार ने अपनी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार रूस के कलमीकिया में दर्शन के लिए रखा गया है। इस प्रदर्शनी में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत रूस के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। रूस के एलिस्टा शहर में 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर रूस पहुंचे हैं। कलमीकिया में बौद्ध आध्यात्मिक गुरु और डिप्टी मिनिस्टर लामा ने इस मौके पर भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के मजबूत संबंधों के कारण बौद्ध अवशेषों को कलमीकिया में लाना संभव हो पाया है। यह आयोजन भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों की बदौलत संभव हो पाया। इस आयोजन को संभव बनाने के लिए कलमीकिया गणराज्य के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से भारत का दौरा किया। हम पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को विकसित होते हुए देख रहे हैं। उदाहरण के लिए इस वर्ष भारत के 50 छात्रों को काल्मिक मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया। अगले अप्रैल में हम कलमीकिया में वार्षिक भारतीय संस्कृति को आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत एलिस्टा के पार्क के लिए हमें बुद्ध की एक प्रतिमा दान करेगा। भारत से लाए गए पवित्र अवशेषों के प्रति कलमीकिया वासियों में विशेष लगाव देखने को मिल रहा है। कलमीकिया में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए बेहद उत्साह है। मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा भारत की संस्कृति की प्रशंसा करती हूँ। स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए मैं भारत का धन्यवाद करती हूँ। इस देश की संस्कृति मेरे लिए दिलचस्प है। मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इस देश की यात्रा करना हमेशा मेरा सपना था। भारतीय फिल्में और गाने पसंद हैं। ऐश्वर्या राय और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे सबसे पहला गाना याद है, जिमी जिमी। रूस के लोगों के लिए यह एक आइकॉनिक हिट है। हम इस गाने को बचपन से जानते हैं।
यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा उत्साह है और साथ ही हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं भारतीयों को देख करके, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव है जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहाँ लाया गया है और यहाँ पे 11 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक यहाँ रखा गया है। तो बहुत सारे इमोशंस हमने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की ओर से, ये भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगा और साथ ही उन्हें नया आयाम देगा। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ एलिस्टा से। आज विश्व आघात दिवस है। सड़क दुर्घटनाएं चोट या आघात का बड़ा कारण है। सड़क दुर्घटनाएं जिनके कारण कितने ही युवाओं और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। ट्रॉमा इंजरी से कैसे बचाव किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। आघात के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे यानी विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे है और हम सभी जानते हैं कि यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो प्रमुख कारणों में आता है रोड ट्रैफिक इंजरीज या रोड ट्रैफिक क्रैशेस। रोड ट्रैफिक क्रैशेस यंग पॉपुलेशन जो कि वी फाइंड दैट ऑलवेज दे आर ऑन मूव, या तो वो 2 पहिया वाहनों में है या 4 पहिया वाहन में है, ट्रक में है, बसों में है, ट्रेन में है, उसमें किसी भी प्रकार से उनको चोट लग सकती है। बुजुर्गों में यदि आप देखें तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और कोई व्हीकल पीछे से आके उनको टक्कर मार के चला जाता है, या बुजुर्गों में हमने देखा है कि फॉल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। कुछ मामलों में दिखने में मामूली लगने वाली चोट अंदर से गंभीर हो सकती है, जिसका परिणाम व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। सिर की चोट की वजह से लोग कोमा में चले जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की वजह से बहुत सारे लोग कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके पैरों में अपाहिज हो जाते हैं। पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है। कुछ नियमों का पालन करें, हम हेलमेट ठीक से लगाएं, उसको स्ट्रैप करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, और अगर आप हाई स्पीड पे हैं, हाईवेज पे हैं, तो पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा नशे में गाड़ी को ना चलाएं, हाई स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर बनाई गई है तो कृपया उसका प्रयोग करें। फुट ओवर ब्रिजेस का प्रयोग करें हेडफोन लगाकर, और इस तरह से या मोबाइल देखते हुए ना तो आप चलें और ना तो आप ड्राइव करें। चोट लगने पर आवश्यक है कि व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय उपचार मिले। सावधानी रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है, जिससे चोट से बचाव हो सके। वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे आज के दिन सबसे बड़ा जो मैसेज हम देना चाहते हैं, इस साल का हमारा थीम भी यही है, बेटर फ्यूचर केयर फॉर सेफ लिविंग। उसमें हम ये चाहते हैं कि यदि आप किसी को दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं तो एज अ गुड समैरिटन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप निकटतम अस्पताल तक पहुंचाएं। तो बजाय इसके कि कोई वीडियो बना के उसको हम रील बनाकर उसको वायरल करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को जो रोड पर पड़ा है, यदि उसके खून बह रहा है तो वहाँ पर हम तुरंत एक प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, उसको उस जगह से सेफली मूव करके और बिना उसकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को नुकसान पहुँचाए 2-3 लोगों की मदद से आप उसको या तो PCR वैन को बुला सकते हैं दिल्ली में या कोई भी व्हीकल में। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप निकटतम अस्पताल में ले जाएं। चोट या आघात की स्थिति में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का विशेष महत्व है। साथ ही सभी को किसी भी तरह की चोट या आघात से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और अब बात दिवाली की तैयारी की। जनपद मुरादाबाद में इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक और भव्य रूप लेने जा रहा है। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा न सिर्फ 11 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा, बल्कि 1,500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों को सजीव रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इन ड्रोन शो में राम रावण युद्ध, राम का वनवास, शबरी भेंट, नारी सम्मान और स्वच्छता अभियान जैसे दृश्य विशेष आकर्षण के केंद्र होंगे। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और महापौर विनोद अग्रवाल का कहना है कि 11 लाख दीपों की जगमगाहट और ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शित रामायण की झलक न केवल मुरादाबाद को रोशन करेगी, बल्कि इसे वैश्विक पहचान भी दिलाएगी। 17 तारीख को स्पंदन सरोवर वॉर मेमोरियल
और बुद्धि विहार में 3 जगह बहुत बड़ा विहंगम 500 ड्रोनों से 1500 ड्रोन से एक ड्रोन शो आयोजित किया जा रहा है। पूरे महानगर वासियों का मेरा आह्वान है कि आप आए और इस अद्भुत अभूतपूर्व दृश्य के सहभागी बने। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर पिछले वर्ष की भांति इस बार भी भव्य दीपोत्सव और ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। पिछले बार से 2.5 गुना ज्यादा दीपक व ड्रोन का इस बार हमने प्रबंध भी किया है। इस बार 11 लाख दीपक और 1500 ड्रोन से ड्रोन शो करा के हम शहरवासियों को दीपावली से पहले एक अच्छा माहौल और एक अच्छी जो है यादगार देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है 17 तारीख को बुद्धि विहार के मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आकर और या जो शहर में अन्य स्थान जहाँ पर ये दीपक जलाए जाएंगे वहाँ अपनी भूमिका निभाकर इसे सफल बनाएंगे। तो सभी तरफ दिवाली की पूरी तैयारी चल रही है और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।